कल से आज तक अभी तक ये जितने भी राज्यों से जो डिफरेंट तरह के अटैक या फिर वायलेंस महिलाओं के साथ हो रहे हैं, उससे थोड़ी अलग मैं झारखंड की आदिवासी महिलाओं की हिंसा के प्रकार जो है उस पर मैं बात करूँगी। और ये कहा जाता है कि झारखंड की और बेसिकली आदिवासी महिलाओं के साथ हिंसाएं नहीं होती हैं, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीती हैं, इस तरह करके ये कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। उनके साथ जो हिंसाएं होती हैं वो एक अलग तरह की हिंसा होती है। और जब घरेलू हिंसा की हम जब बात करें तो वो क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कैसे जाएगी, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, इसकी स्वतंत्रता उसको है। उसका वो उसमें हम कहें कि वो बराबर की भागीदारी उस पर रहता है, उसका वो डिसीजन लेती है कैसे कहाँ शादी करना है, किससे करना है, ये वो डिसीजन लेती है। लेकिन बाकी और काम काजों या फिर घर की जिम्मेदारी या फिर बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी को अगर हम देखें तो उन महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ में उनके घर के पुरुष सारी जिम्मेदारी उस आदिवासी महिला के ऊपर छोड़ देते हैं। वो घर में वो अकेले, अगर बच्चे को पढ़ना है तो तुम देखो कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अगर ग्रामीण एकदम गांव क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे टोटली उस महिला के ऊपर ये जिम्मेदारी रहता है। वो मजदूरी करे या फिर कुछ अगर छोटा मोटा प्राइवेट वगैरह काम कर भी रही है या खेत वगैरह में काम करके वो करना है, उनको चलाना है परिवार, तो वो सारा कुछ करके अपने पति को भी वो पालती है। ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो इस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मतलब दोनों पति पत्नी को जिम्मेदारी निर्वाहन करना चाहिए था परिवार का, वो नहीं करके उसका पति एकदम स्वतंत्र हो जाता है। वो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त, वो अय्यासी, अड्डागिरी, जुआ खेलना, ये सारा कुछ ज्यादातर क्षेत्रों में इस तरह का होता है। और जहाँ तक मिडिल क्लास की हम बात करें तो वहाँ पे थोड़ा अलग है। वहाँ भी इस तरह की जिम्मेवारी वाली बात जो है वो होती है। सारे लोग बोलते हैं, ये इतना तक कि हमारे समाज, जो आदिवासी समाज की जो महिलाएं, पुरुष हैं, उन लोग निर्धड़क कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो सारा अधिकार अपनी पत्नियों को दे दिए हैं, मतलब सारा वही लोग करती है, सारा डिसीजन वो लेती है। इसका मतलब पढ़े लिखे फैमिली में भी यही चल रहा है। अब वो निर्धड़क बोलते हैं कि नहीं, वो सारा कुछ हमारी पत्नी करती है, उसी का सारा कुछ है, लेकिन लिखित कहीं पे नहीं है। अगर आदिवासी महिलाओं को संपत्ति पे, चाहे वो पति का हो या फिर अपने पिता के पैतृक संपत्ति का अधिकार की अगर बात करें तो रिटर्न कहीं पे नहीं है। और आदिवासी समाज के जो इंटेलेक्चुअल लोग, जिसको हम तथाकथित इंटेलेक्चुअल लोग कहेंगे अब के दौर में, वे कहते हैं कि नहीं, हमारा कस्टमरी लॉ है, लेकिन कस्टमरी लॉ रिटर्न कहीं पे नहीं है। और रिटर्न नहीं होने की वजह से आज उस महिला के लिए क्या है वहाँ, क्या नहीं है, वो खुद नहीं मालूम होता है। और वो समाज के लोग जो तय करते हैं उसके लिए वो एक्सेप्ट उनको करना पड़ता है, मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ता है। और आदिवासी समाज में विभिन्न आदिवासी, जैसे उरांव आदिवासी हुए या फिर मुंडा आदिवासी हुए, हो हुए, संथाली आदिवासी हुए। उरांव आदिवासी में भी ये था कि नहीं, अगर पति मर जाता है या फिर पत्नी विधवा हो जाती है या फिर किसी कारणवश नहीं रहती है, छूट जाती है और अपने मायके में चली जाती है, तो उसको उसके पिता के या फिर उसके भाई को जो संपत्ति का हिस्सा मिलता है उसमें उसको जीने खाने के लिए देने की बात समाज कहती है, लेकिन कहीं भी जमीन में अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। उसको लेने के लिए भी काफी संघर्ष करने पड़ रहे हैं वहाँ आदिवासी महिलाओं को। इवन संथाली महिलाओं के लिए भी, कि जिस घर में केवल बेटियां हैं तो उसकी सबसे छोटी बेटी के पति को वहाँ पे घर जमाई के नाम से रखा जाता है। उसको उसका संपत्ति को देखने के लिए उनको उस ट्रेडिशन में है
कि उनको देख रेख वो करेंगे, वो मालिक नहीं रहेंगे, वो देख रेख करेंगे। इस तरह के नियम कानून उसके लिए कस्टमरी लॉ में है वो। लेकिन वहां पे भी जो महिला अगर लेना चाहती है फिर घर जमाई है, तो भयाद, उनके जो भयाद होते हैं उन लोग उनके साथ में उसको उस जमीन को या फिर उसके हिस्से को लेने नहीं देते हैं। इस तरह की समस्याएं हैं। और जहाँ तक विधवा महिला की बात, तो विधवा महिला अगर उसके बच्चे भी हैं या बेटियां ही केवल हैं, तो उसके पति के मर जाने के बाद उसके परिवार के लोग, उस ससुराल के परिवार के लोग या फिर उसके समाज के लोग भी उस महिला को उसके जमीन और उसके जायदाद को हड़पने के लिए तरह तरह के उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। उसे एक तो अगर जवान है तो उसको चरित्रहीन कहा जाता है, इस तरह करके उसको कमजोर बनाया जाता है। या तो फिर थोड़ा उम्र कम ज्यादा है तो उसको डायन कह करके उसको उस घर से निकालने की साजिश होती है। और इस तरह कर करके उसको परेशान किया जाता है ताकि वो किसी कारण घर से निकल जाए, या फिर अगर नहीं निकल रही है तो फिर उसको जबरन डायन कह करके, बिसाइए कह करके उसको पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसको पंचायती होता है, नहीं ये डायन है, ऐसा है, इस तरह कर करके उसको या तो सिर के बाल को मुड़वा दिया जाता है। ये जो पंचायती में जो हमारे जो तथाकथित लोग जो हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं हम समाज के हितैषी हैं, वो अपनी जो सत्ता है और जो अगर प्रधान, ग्राम प्रधान भी है या फिर पहान भी है या फिर जो उस तरह के लोग जो दबंग लोग हैं वो लोग बैठते हैं और पंच वही लोग होते हैं और उन लोग जैसा चाहते हैं वैसा निर्णय करते हैं उसके लिए। और ये कहीं भी कस्टमरी लॉ अगर कहते हैं तो कस्टमरी लॉ में जो अच्छी चीज है उसको कहीं इम्प्लीमेंट होने नहीं देते हैं और उसका गलत फायदा उठा करके अपनी दबंगई दिखाने के लिए और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए पुरुष उस समाज में भी इस तरह का डिसीजन लेते हैं और उनको उसके ऊपर डिसीजन लेकर के या तो उसको समाज बाहर कर दिया जाता है या फिर उसके ऊपर तब उसको घर से बेदखल कर दिया जाता है। तो इस तरह की उसके साथ में आर्थिक हिंसा भी उसके साथ होती है। उसको रहने के लिए घर नहीं होता है उसके पास, उसके बच्चे हैं तो उनको पालने के लिए उसके पास कुछ होता नहीं है। तो ये सारा कुछ है। और वर्तमान में अभी जो हिंसा का जो एक अलग तरीका हमारे आदिवासी समाज में महिलाओं के साथ अपनाया है, मतलब अगर कोई लड़की दूसरे अदर कास्ट के लड़के को अगर पसंद कर रही है, उसके साथ प्रेम कर रही है और घूम फिर रही है, तो समाज के लोग उनके ऊपर बहुत घिनौना, मतलब क्या बोलेंगे, उनके ऊपर शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, पंचायत बैठाते हैं और ये कहते हैं कि ये दूसरे समुदाय के लड़का से घूम रही है, इसका मतलब बहुत ये हो गई है, इसके साथ मतलब बहुत घिनौना तरीका होता है। वो उस जगह उसके साथ में उसका पंचायती करके उसको सामूहिक बलात्कार करने के लिए ग्राम प्रधान हो या फिर जो पाढ़ा राजा हो या फिर दिसुम बैसी प्रज्ञात होते हैं, वो लोग ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं दूसरा कास्ट का लड़का से घूम रही है ना, बहुत उसका जवानी हो गया है, मतलब वो बहुत देर हो गई है, इस तरह कर करके उसको लांछन लगा करके सामूहिक बलात्कार करने का डिसीजन पंचायत देती है। ये हाल में भी हमारे, हमको लगता है 2-3 दिन पहले हमारे बोकारो में हुआ है और इससे पहले रांची जिला में भी करीब 3 महीने पहले रांची जिला में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शाम में मंदिर के पास उसके जो ये होते हैं उस पर किनारे बैठ करके वो बातचीत कर रही थी। मंदिर के वो पुजारी को उसको सहन नहीं हुआ कि ये दोनों प्रेमी आपस में अपने बात कर रहे हैं, अपने अंदर के जो भावनाएं हैं उसको शेयर कर रहे हैं, वो उससे सहन नहीं हुआ। वो अगल बगल के लोगों को बताया, आदिवासी लड़की ही थी और लड़का भी आदिवासी प्रेमी था। तो उस तरह से उस गांव के लोग आकर के 4-5 लोग आकर के उस लड़की को जबरन आकर के तुम इसके साथ बैठी हो, मतलब वो अपने प्रेमी के साथ बात भी नहीं कर सकती है, मतलब वो उसके साथ बैठेगी घूमेगी तो अगला को सहन नहीं होता है और वो आकर के उसके साथ में सब लोग मिलकर के रेप करते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं
जो अभी नया तरीके से आदिवासी लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहे हैं, ये अभी ये चला हुआ है हमारे झारखंड में। और संपत्ति के अधिकार की बात पर अगर कहें तो लड़कियों को एकदम साफ साफ मना कर दिया जाता है। अगर समाज के जो पढ़े लिखे या फिर राजनीतिक पार्टी के लोग या फिर जो सामाजिक संगठन हो या फिर गैर राजनीतिक संगठन के लोग जो अपने आप को समाज के लिए बहुत हितैषी या फिर समाज के लिए अपने आप को समझते हैं कि हम अगुआ हैं, तो उस जैसे लोगों का भी ये रहता है कि नहीं, अगर आदिवासी लड़कियों को अपने बाप की संपत्ति में अगर हम हिस्सा दे देते हैं, जमीन जगह दे देते हैं, तो वो गैर आदिवासियों के साथ शादी कर लेगा, जमीन उसके नाम से हो जाएगा। हालांकि CNT एक्ट जो कानून है छोटा नागपुर के लिए, तो उस कानून में ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आदिवासी महिला को उसके नाम से जमीन नहीं रहेगा, उसको नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद भी कितने सारे आदिवासी जमीन वहां पे अभी भी आदिवासी के हाथ से छीन गए हैं। इस चीज को कभी कोई सामने नहीं लाता है। और जब महिला की बात है, आदिवासी महिलाओं को संपत्ति पे अधिकार देने की बात जब आती है, तो ये सारी बातें सामने उभर करके आती है। और इवन हम लोग जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन सारे मुद्दों को देखा, लोगों के साथ में हम लोगों ने काफी क्षेत्रों में जाकर के 3-4 जिलों का में ग्राम सभा बेसिकली मैंने 1.5 साल ग्राम सभा पर रिसर्च स्टडी किया और देखा कि ग्राम सभा में भी महिलाओं की भागीदारी रहती है, लेकिन वो डिसीजन नहीं लेती है। डिसीजन जो पुरुष लेते हैं बस उसमें वो हाँ में हाँ मिलाती है। तो आदिवासी समाज में भी समानता नहीं है महिला पुरुष में, बस स्वतंत्रता है उनको कहीं भी जाने आने का, वो खुद तय कर सकती है। लेकिन बाकी और चीजों में बाकी समाज की जो स्थिति है वही स्थिति आदिवासी महिलाओं के साथ भी है। और चूंकि समय कम है और भी कुछ बोलना था, तो ये उनके साथ भी सरहद पे हमने देखा कि कहीं भी वास्तविक में ये जो कानून बने हैं उसमें कहीं भी वास्तविकता नहीं है, इम्प्लीमेंट कहीं पे हो नहीं रहा है। क्षेत्र में मैंने देखा कि लोग बोलते हैं कि आदिवासी महिलाएं अच्छी जिंदगी जी रही हैं, वो पूरे राज्य में आदिवासी महिलाओं के लिए पूरे देश में बात रखा जाता है कि नहीं वो अच्छा जिंदगी जी रही हैं, लेकिन उनके साथ भी तो हिंसाएं होती, बलात्कार जैसी हिंसाएं उसके साथ भी होती हैं। और बाकी और हिंसाएं जब चाहे तब उसका पति उसको छोड़ देता है, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं। बस इवन कोर्ट भी ये कह देता है कि नहीं आदिवासियों के लिए तो कस्टमरी लॉ है, उसमें उनके लिए कोई प्रोविजन होगा। कोर्ट भी बोल देता है कि हम भी हिंदू एक्ट ये उस कानून से हम आपके लिए डिसीजन नहीं दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आदिवासी महिलाओं के लिए भी अलग से कानून अलग से उनके लिए भी बननी चाहिए, जो खासकर जो गैर क्रिश्चियन आदिवासी है महिला हैं उनके लिए कुछ और अलग कानून बनने चाहिए, ताकि वो भी उनके साथ जो घरेलू हिंसाएं जो होती हैं, बहुत अधिक आदिवासी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है। तो और इस सब जब काम हम लोग करते हैं तो फिर हमारे साथ भी जब थाना जाते हैं इन सारे डोमेस्टिक वायलेंस जो सर्वाइवर हैं उनको लेकर के या फिर उनको ये करने के लिए, तो थाना के लोग तो आप जान रहे हैं कि पूरे देश में जो व्यवस्था है पुलिस की जो सिस्टम है वो एकदम फेल्योर है। और हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं थाना प्रभारी हो या फिर उससे अपर अधिकारी DSP हो, वो हम जैसे लोगों के ऊपर भी झूठा आरोप लगवा कर अगला व्यक्ति के साथ में अगर कोई महिला को हम मदद कर रहे हैं तो उसका पति से या उसके परिवार से झूठा आरोप लगवा करके हमारे ऊपर भी कई 3-4 केसेस ऐसे चल रहे हैं, जिसमें मैंने 1-2 केस में बेल भी लिया है। और एक केस अभी ऐसा है कि मुझे चोर बना दिया गया है, मुझे छीनताई के मामले में और गुंडागर्दी करने के मामले में मेरे ऊपर भी FIR केस हो गए हैं। तो इस तरह का समस्या हम लोगों को भी, हम सोशल एक्टिविस्ट को भी जूझना पड़ता है पुलिस के साथ में। तो इसके लिए भी मुझे लगता है हम एक्टिविस्टों के लिए भी मुझे लगता है कुछ न कुछ होना चाहिए, जो प्रशासन हमारे साथ पुलिस जो इस तरह की बर्बर रवैया अपनाती है। इसके धन्यवाद।
Good morning, friends. I am Maria, practicing advocate in Kerala. So I just want to add on a few more things to the speakers who have already spoken on the issue of tribal women and the sexual assault against tribal women in the context of Kerala. Kerala, you would have known in the tourist map, it is known as God's own country, and the development mechanisms of Kerala has been appreciated by the central government for adaptation in many other states. But I would not take it for that way, because it has got its own lacunas, and when it comes to gender justice and sensitivity towards tribals and women and children, the state is not that fair. So I would not subscribe to that idea of development index being high literacy, high political consciousness, and living conditions are better, etc., claimed by the state government to be a criteria for defining development in the true sense. Anyway, there are 36 number of scheduled tribes in Kerala, and the population according to 2001 census is 4,84,000 and odd, 839. I come from Wayanad, a district which has got the highest number of tribal population in Kerala. That is Wayanad, which is bordering Tamil Nadu state and Karnataka state. So it has got its own culture, because there are people who have come and settled there from elsewhere in Kerala, also from Karnataka, also from Tamil Nadu. Originally, frankly speaking, I was also born in Kerala but educated outside in Tamil Nadu and Karnataka. Now I am still back in Kerala practicing as a lawyer. So this, apart from the peculiar nature of Kerala and the tribal community, my district has got separate features on its own. Anyway, my district population, total population, 17% of tribals, and the tribals belong to different groups. 17% of the total population. It has got its own group. I have come across cases where there are sexual assault cases against women and children and also of tribals. But I have found out that our entire judicial system is not equipped enough to deal with the tribal community problems or with the gender issues related to tribals. In the sense, a case was being argued last week in my court, and the offence committed by the tribal boy was that he had